मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम आज सीएमओ में आज यूडीएच और एलएसजी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के विषय को लेकर 12:30 बजे बैठक होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया और खेल एवं युवा मामले विभाग की बैठक होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं, 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेने वाले हैं। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन विषय को लेकर 12:30 बजे बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं और 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं पर चर्चा करेंगे। लगातार एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला आज रहने वाला है। कई प्रस्तावित कार्यक्रम हैं। यूडीएच और एलएसजी विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कार्यक्रम कुंभलगढ़ परिसर में महाराणा प्रताप सर्किट की प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगी। प्रोन्नति प्राधिकरण, पर्यटन, जिला प्रशासन व अन्य विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 पर कुंभलगढ़ से रवाना होकर शाम 4 बजे जयपुर आने का भी कार्यक्रम। सुबह 10:30 बजे कुंभलगढ़ से रवाना होकर शाम 4 बजे जयपुर आने का कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का है। तो देखिए, दिया कुमारी बैठक लेने वाली हैं, कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कुंभलगढ़ परिसर में महाराणा प्रताप सर्किट की प्रगति की समीक्षा बैठक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करने वाली हैं। प्रोन्नति प्राधिकरण, पर्यटन, जिला प्रशासन व अन्य विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण बैठक उप मुख्यमंत्री लेंगे और इसके बाद जो है जयपुर भी वापस आने का कार्यक्रम आज ही है। सुबह 10-10:30 बजे कुंभलगढ़ से फिर शाम 4 बजे जयपुर आने का कार्यक्रम भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का प्रस्तावित है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली महत्वपूर्ण खबर की। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से सहमति बनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उन्होंने बधाई दी है। तो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर उपराष्ट्रपति के पद को लेकर मोहर लगी है। सर्वसम्मति से एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बधाई भी दी, उनसे मुलाकात की। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और देखिए उनके नाम पर सहमति बनी है। अभी महाराष्ट्र के फिलहाल वो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और ऐसे में जब उनके नाम पर मोहर लगी, सर्वसम्मति से सहमति बनी है, तो देखिए देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सहमति बनी है, सभी की सर्वसम्मति से सहमति बनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में जाकर उनसे मुलाकात की है। फिलहाल तो एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उन्हें बधाई भी दी है देवेंद्र फडणवीस ने। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। इंडी गठबंधन के नेताओं की आज अहम बैठक होने जा रही है। जी हां, उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सुबह 10:15 पर बैठक होगी। मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार पर चर्चा की जाएगी। तो इंडी गठबंधन के नेताओं की भी आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में 10:15 बजे मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर साझा चर्चा होगी। इंडी गठबंधन के नेताओं की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर यहां पर चर्चा होगी।
साझा चर्चा करेंगे इंडी गठबंधन के सभी नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सुबह 10:15 पर ये बैठक होगी, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर इस बैठक में की जाएगी। इंडी गठबंधन के नेता आज अहम बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। अहम बैठक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पद को लेकर यहां पर होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वतन लौटे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अंतरिक्ष की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अनुभव को साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सरकार ने आज लोकसभा में एक विशेष चर्चा का प्रस्ताव भी रखा है। ये चर्चा होगी शुभांशु शुक्ला की भारत वापसी को लेकर चिन्हित करने के लिए आयोजित की जा रही है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यसूची में इसकी जानकारी भी दी गई है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 निजी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे। 18 दिनों के मिशन के दौरान 60 से अधिक प्रयोग और 20 आउटरीच सत्र आयोजित किए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो देखिए तस्वीरें आपको बता रहे हैं एनडीए दल की, जब संसदीय दल की बैठक हुई तो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव आयोग नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। सीईसी ने कहा कि अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला और ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। उन्होंने आगे कहा कि जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा हो तो हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों, वर्गों के लोगों के साथ चट्टान के साथ खड़ा हुआ है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो देखिए विपक्ष जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगा रहा था, चुनाव आयोग को भी जो है आरोप लगाए थे चुनाव आयोग के ऊपर, और उसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। नामित बीएलएस के ये सत्यापित, यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है?
चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा के इटावा से खबर आपको बता रहे हैं। इटावा थाना क्षेत्र के ख्यावता गांव में एक परिवार के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया है। दोनों परिवार के घायलों को इटावा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों परिवार के घायलों को इटावा अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मामला ये है सर कि ये अभी देवतान आ रहे थे, वहाँ दूसरों को बुलवा के घर पे टंटोटिया करवा रहे थे। अभी टंटोटिया करवाया, उतारा भी भिजवाते हैं, ये सब तरीका कर चुके। और अभी उसके बावजूद भी किया ना, तो 2 बार तो चद्दर फूट गए हमारे। और ये हमारे दादी के लड़के हैं। जब इनको हमने पहले भी समझाया था, ये समझ भी गए थे, तो उसके बाद भी हमने रिपोर्ट भी की थी, थाने में भी बुलाया था, समझ चुके। फिर उसके बाद भी फिर ये इन्होंने ऐसा नाटक किया टंटोटिया करवा के। हम लोग ये गाली गलौज कर रहे थे सर, गाली गलौज करके फिर था जो हमके ज्योति जला रखी थी। और जिनको मतलब जो बाबा आते हैं ना, वो भाभी मतलब पापा का दोस्त थे, वो भी हमारे साथ ही बैठे थे। मतलब बातें चीतें कर रहे थे, अभी बातें चीतें कर रहे थे। बगल में हमारे घर डस गया पीछे वाला, तो उधर से आवाज़ वैसे ही जाती। मतलब ये एक दीवार तो थी। अब यहाँ मेरा चूल्हा, मतलब बाबा घर है, 3 चीज अलमारी तक उनका चूल्हा है, वहाँ वो बैठे थे। हम बातें कर रहे हैं तो उधर से वो गाली करते हैं कि माता तू कौन सी मतलब तांत्रिक कर रहे हैं, हमारे ऊपर जादू मंत्र कर देते हैं। और कौन के बेरो भगवान आने वाले कि मैं अनवाऊंगा। दारू पी रखा था उन्होंने, जो जाने के क्या बकरे थे। मैंने पापा मम्मी गाली देने लगी। मम्मी बोला मम्मी तू चुप हो जा, उन्होंने दारू पी रखी है, कोई बात नहीं। मैं चिल्ला रही हूँ। हम चुप हो गए आधे घंटे, फिर वो तो लट लेके बाहर आ गया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम, आज कई कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीएमओ में आज यूडीएच और एलएसजी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के विषय को लेकर 12:30 बजे बैठक होनी है। इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया और खेल एवं युवा मामले विभाग की भी बैठक रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं और इसी के साथ 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं। कौन कौन सी ये बैठक और किन विषयों को लेकर और यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए पूनम, बिल्कुल आज 12:30 बजे से करीब 5-5:30 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों की बैठकों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आगामी कार्य योजना तैयार करने को लेकर चर्चा करेंगे। 12:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में यूडीएच एवं एलएसजी विभाग की वित्तीय विभाग 2024-25 की लंबित घोषणा है, यानी कि 2024-25 जो घोषणा की गई थी उनको लेकर, और जो लंबित है अभी तक इन पर काम शुरू नहीं हुआ है या धीमी गति से चल रहा है या क्या रिपोर्ट है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 2025-26 की कैटेगरी सी की जो लंबित घोषणा उन पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही 31/7/2025 तक की जो दिशा निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग अलग बैठकों के दौरान, उनकी क्या स्थिति है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर कहीं कोई कमी दिखेगी तो निश्चित रूप से न केवल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, बल्कि
ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्रवाई करते हैं जिनकी लापरवाही लगातार नोट की जाती है। तो यानी कि 3 स्तरों पर ये बैठक रहेगी पूनम, और इसके साथ ही दूसरी जो अहम बैठक है वो 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी। ये भी मुख्यमंत्री कार्यालय में रहेगी। इसमें खेलो इंडिया व नए खेल एवं युवा मामले वित्त विभाग की हुई 2024-25 की लंबित समीक्षा बैठक, दूसरी 2025-26 कैटेगरी सी की लंबित घोषणाओं को लेकर ये बहुत अहम बैठक है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की पहल है खेलो इंडिया में कैसे हमारे खेलों का विकास किया जाए, गांव तक की जो प्रतिभाएं खेल प्रतिभाएं हैं वो आगे कैसे आए। इसलिए आपने देखा होगा पिछली बजट घोषणा में भी यहाँ भी राज्य में भी हर जिले में यानी कि एक खेल एक जिला योजना के तहत हर जगह स्टेडियम बने और एक जिले में एक खेल को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। यानी कि अगर किसी जिले में एक खेल को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ के खिलाड़ी उस फील्ड से निकलते हैं, तो इस दिशा में सरकार क्या कर सकती है इस पर विचार किया जाए। इसको लेकर योजना तैयार हो रही है। यानी कि दोनों बैठकें अहम रहेंगी और मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेने वाले हैं, दोपहर 12:30 बजे और इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। लगातार जो है एक के बाद एक बैठकें, मैराथन बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बूंदी से बड़ी खबर, 2 ट्रकों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई है। लाखेरी थाना क्षेत्र के देवनगर के पास की ये घटना बताई जा रही है। देर रात की ये घटना है। देवनगर के पास देर रात को घटना हुई, 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। लाखेरी थाना क्षेत्र के देवनगर के पास की ये घटना है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। जोरदार भिड़ंत जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ा सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। लाखेरी थाना क्षेत्र के देवनगर के पास की ये घटना बताई जा रही है। देर रात की ये घटना है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हुई, 3 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट, कब की ये घटना है, कैसे हादसा हुआ, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी पूनम, ये रात्रि की घटना बताई जा रही है जहाँ 2 ट्रकों में कोटा दौसा और मेगा हाईवे पर देवनगर के पास आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 3 लोगों के मरने की सूचना मिल रही है। वही 2 लोग घायल हैं जिनका उपचार जारी है। जानकारी पुलिस से जो हमको मिली है वो ये है कि कोटा दौसा मेगा हाईवे पर रात्रि को 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ये देवनगर के पास की घटना है। दुर्घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की मदद से जो घायल हैं उनको 108 एम्बुलेंस की मदद से पहले लाखेरी अस्पताल लाया गया, जहां 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं जो 3 जने गंभीर थे उन्हें कोटा रेफर किया गया है, जिसमें से एक की कोटा में उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस प्रकार इस पूरे मामले में 3 जनों की मौत हुई है और 2 लोग जो गंभीर घायल हैं उनका अभी भी इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और पुलिस मामले की जाँच करके पता लगा रही है कि आखिर दुर्घटना किस प्रकार हुई। पहले जो सामने आ रहा है वो है किसी चीज को बचाने के चक्कर में दोनों ट्रक आमने सामने की भिड़ंत में ये दुर्घटना होना बताई जा रही है। बिल्कुल कमलेश, जो घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट है कि किस प्रकार की स्थिति, गंभीर अवस्था में है कि कैसी स्थिति, और वहीं जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है क्या पुलिस की तरफ से? जी पूनम, तीनों जो मृत हैं उनके परिवार को सूचित कर दिया है। उनकी जो शव है उनको मोर्चे में रखा गया है ताकि परिवार के जन आने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जा सके। दो लोग जो गंभीर घायल हैं उनका भी इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है और आगे पुलिस से मामले की जांच में जुटी हुई है। जी कमलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, भीषण सड़क हादसा, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये भीषण सड़क हादसा हुआ जहां 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई और इस दौरान जो है इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें कोटा के लिए रेफर किया गया है जहां पर इलाज जारी है।